बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर के बारे में जानेंगे और पेपर किस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज हम लोग पेपर के पैटर्न के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने फिजिक्स पूरा कंप्लीट करवा दिया है और आज से हम लोग जो है रिवीजन स्टार्ट करेंगे लेसन बाय लेसन। एक दिन में हम लोग 2 लेसन का रिवीजन करेंगे और उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है। पेपर में किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कितने कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, जो पेपर होता है वो कई सेट होते हैं, उसके 4 या 5 सेट होते हैं और हर सेट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। बस कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वही अलग अलग होते हैं, बाकी लगभग सारे क्वेश्चन सेम होते हैं। बस क्या दिक्कत होती है उसमें कि नंबर चेंज होता है। जैसे मान लीजिए सेट ए बी सी डी 4 टाइप के सेट बने हुए हैं पेपर पे, तो सेट ए में अगर 10वां क्वेश्चन कुछ है तो सेट बी का 10वां क्वेश्चन कुछ और होगा। वही क्वेश्चन जो है नंबर चेंज होगा और नंबर चेंज करके किसी दूसरे सेट में पूछा जाएगा। मतलब सवाल वही रहते हैं, बस नंबरिंग चेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब आप पहली बार पेपर देने जा रहे हैं 12th का, तो सबके मन में ये कंफ्यूजन होगा कि कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि आप पिछले 5 साल का जो पेपर है उसको उठा के देख लीजिए, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितने कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो चैप्टर है किस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली वही सारी चीजों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पेपर का मॉडल जान लेते हैं। जो हमारा पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है। पूर्णांक तो 100 नंबर का होता है, लेकिन जो हम लोग पेपर देने जाते हैं वो 70 नंबर का होता है, जिसमें 30 नंबर जो होते हैं प्रयोगात्मक परीक्षा होते हैं उसके होते हैं। 70 नंबर में आपको 23 नंबर लाना पड़ता है, 23 नंबर, और जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है उसमें 10 नंबर। तो टोटल आपके पासिंग मार्क्स कितने हो जाते हैं? 33 नंबर। यानी आपको 100 में से 33 नंबर लाना जरूरी है। ठीक है, जो 70 नंबर का पेपर हो रहा है उसमें 23, कम से कम 23 नंबर लाएंगे तो आप पास माने जाए। अगर 23 से कम आ जाता है तो फिर आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो 70 नंबर के पेपर में कम से कम आपको 23 नंबर चाहिए। ठीक है, और जो प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ है उसमें कम से कम 10 नंबर चाहिए। दोनों मिला के आपके 33 नंबर पूरे हो जाते हैं और आप पास मान लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पेपर का पैटर्न था। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या मैथ में, तीनों सब्जेक्ट में आपके 2-2 बुक हैं। आपने 2-2 बुक पढ़ रखा है। एक पेपर 1 के नाम से आप जानते हैं और दूसरा पेपर 2 के नाम से, या लोग कहते हैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर में कौन कौन से पार्ट हैं? पहला है स्थिर वैद्युत की, जिससे 8 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि 8 नंबर का सवाल 5-5 नंबर के ही होंगे या 5 नंबर और 3 नंबर के ही होंगे या 2 नंबर के ही होंगे या 1 नंबर के ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, 8 नंबर का मतलब ये हो गया कि हो सकता है 5 नंबर का एक सवाल पूछा जाए, 3 नंबर का एक सवाल पूछ लिया जाए, या हो सकता है 4 ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाए तो 3 मतलब 4 जो है 2-2 नंबर के सवाल पूछ लिए जाए। तो ये फिक्स नहीं रहता है कि 8 नंबर का सवाल पूछा जाएगा तो कितने कितने नंबर का पूछा जाएगा। हाँ, ये फिक्स है कि इस चैप्टर से, स्थिर वैद्युतिकी से आपको 8 ही नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरा चैप्टर जो है विद्युत धारा, इससे 7 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। और तीसरा जो है विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इससे भी 8 ही नंबर के सवाल बनते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा से 8 नंबर के सवाल बनते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग से 4 नंबर का। इस सारे मार्क्स को हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल हमारा 35 नंबर होगा। यानी जो फर्स्ट पेपर है आपका फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, दोनों से, मतलब फर्स्ट पेपर से 35 नंबर का और जो आपका सेकंड पार्ट है दूसरे पेपर से 35 नंबर का,
तो टोटल 70 मार्क्स हो गए आपके। ये दूसरा पेपर है, सेकंड पेपर। सबसे ज्यादा सवाल जो होते हैं प्रकाशिकी चैप्टर से आते हैं। ये प्रकाशिकी चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, ठीक है। तो सबसे ध्यान से आपको पढ़ना है प्रकाशिकी चैप्टर को। इसको आपने 10th में भी पढ़ा था, 9th में भी थोड़ी सी पढ़ी है आपने, फिर आपको 12th में मिल गया है। तो चैप्टर इजी भी है, हर कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हो जाता है। इसलिए इस प्रकाशिकी चैप्टर को एकदम अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ताकि 13 नंबर से एक भी नंबर आप कम ना पाए। और जब उसके जो क्वेश्चंस है ना, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो थ्योरेटिकल हो, बहुत इजी है, एकदम क्लियर होते हैं सारे कॉन्सेप्ट उसके, ठीक है। द्रव्य और द्वैध प्रकृति, इससे आपको 6 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। परमाणु तथा नाभिक से 8 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, सरल परिपथ, इससे भी आपको 8 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। और सभी को जोड़ के सेकंड पेपर से भी हमको 35 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी दोनों पेपर मिला के 70 नंबर के पेपर बनेंगे आपके। उसके बाद जो आपका पेपर आता है उसमें कितने कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, ये तो आपको पता है कि 70 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। कितने कितने नंबर के, तो देखिए आपका जो पेपर होता है 5 पार्ट में डिवाइड होता है, खंड ब स द और य, ए बी सी डी, इस तरह से करके। खंड में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और उनकी संख्या 6 होती है और हर सवाल 1 नंबर के होते हैं। तो कुल कितने मार्क्स हो गए, 6 नंबर। खंड ब में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, काफी छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, वो भी 6 ही होते हैं। खंड 100 में लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2-2 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो 2-2 नंबर के प्रश्न जो होते हैं 4 पूछे जाते हैं, तो टोटल 8 नंबर हो जाते हैं। खंड द लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3-3 नंबर के पूछे जाते हैं और इसकी संख्या 10 होती है, यानी टोटल मार्क्स हो गए 30। और खंड य विस्तृत उत्तर, यानी इसको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, और इसकी संख्या होती है 4। एक सवाल 5 नंबर का होता है और क्वेश्चंस की संख्या होती है 4। तो टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए, 20। और इस तरह से इन टोटल को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जा रहा है, 70। तो इसमें सबसे ज्यादा नंबर के सवाल कौन से पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। यानी आप इतने अच्छे से तैयारी करिए कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न है 30 नंबर के, वो अगर आप सारे के सारे टच कर लेते हैं तो पासिंग मार्क्स तो आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। आप अगर 30 नंबर के सवाल कर लेते हैं और कहीं से भी 3 नंबर का और कर लेते हैं तो आपको 30 नंबर तो यही मिल गया, पासिंग मार्क्स तो यहीं पे मिल गया। बहुत ही आसान है पास होना, ठीक है। अब हम लोग, ये था हमारा पेपर का पैटर्न कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, कितने कितने मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। अब हम लोग एक एक चैप्टर, 2-2 चैप्टर करके एक दिन में 2-2 चैप्टर को हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और उसको रिवाइज भी करेंगे। इसी तरह से केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और फिजिक्स के भी, दोनों का हम लोग जो है रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इतनी बातें क्लियर हो गई हैं, पेपर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, अब आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग उन प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो लेसन 1 और 2 से काफी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस जो है जनरली 1 या 2 नंबर के सवाल बनते हैं, इसमें भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन सबसे प्राय 1 या 2 नंबर के ही सवाल बनते हैं। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि जो हमने बताया आपको वही आएगा, लेकिन हमारे हिसाब से ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और सारे या तो 1 नंबर में पूछे जाएंगे या तो 2 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है। पहला है लेसन 1 के 1-1 नंबर के सवाल या 2-2 नंबर के भी। ये फिक्स नहीं है कि यही सवाल 1 नंबर में ही हमेशा पूछा जाएगा, उसी सवाल को किसी साल के पेपर में 1 नंबर में पूछा जाता है, किसी साल के पेपर में 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप ये नहीं कर सकते कि ये सवाल 1 ही नंबर में पूछेगा, लेकिन जनरली 1 नंबर में जो सवाल पूछे जाते हैं वो इसी तरह के होते हैं, ठीक है। लेसन नंबर 1 और यहाँ पर जो है लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 1 से जो इंपॉर्टेंट सवाल है विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, चाहे जितने भी नंबर में पूछ सकता है। कूलाम का नियम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए जब भी आप पेपर में जाइएगा कूलाम का नियम बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। दूसरा है 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का नियम लिखे। कूलाम का नियम आपने पढ़ा होगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये कूलाम का नियम है, इसको डिराइव करने के लिए 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है
और 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन पेपर जो सेट करते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये आप नहीं बता सकते हैं। क्वेश्चन सेटर तो हम भी नहीं है, लेकिन 4 साल 5 साल का जब हम लोग क्वेश्चन पेपर उठाकर देख रहे हैं तो उसमें यही सारे सवाल जो हैं पूछे गए हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखे गए हैं, सारे सवाल किसी न किसी साल पेपर में पूछे गए हैं। आप पिछले 5 साल का पेपर उठाकर देखिए, ये सारे सवाल किसी न किसी साल में पूछे गए हैं। तो उसके आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं ये सारे सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि यही सवाल पूछेंगे, इसके जैसे और भी कोई दूसरे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल है आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से एप्सिलॉन जीरो का, एप्सिलॉन जीरो नहीं इसको एप्सिलॉन नॉट भी हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, इसका विमीय समीकरण लिखना है। 4 नंबर वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत फ्लक्स क्या है, इन दोनों की परिभाषा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉस का प्रमेय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गॉस का प्रमेय तो एकदम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद छठवां सवाल है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, इनकी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, इनके गुण आपने पढ़े हैं कि कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। ये सभी एक दूसरे के समांतर होती है, ऐसा क्यों होता है। 7वां सवाल है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका सूत्र लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, एकदम 100% गारंटी है कि ये पूछेगा। 8वां सवाल एक चालक पर 2.4 इंटू 10 के पावर -18 धनात्मक आवेश है, बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हुई है। देखिए फॉर्मूला आपने पढ़ा है Q इजिकल टू Ne, ठीक है। तो वहां से हम लोग n का मान निकाल लेंगे और जहां पर धन आवेश आता है वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जहां पे ऋण आवेश आता है वहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी कब होती है और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कब होती है। जब धन आवेशित होता है वस्तु तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऋण आवेशित होता है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। 9 नंबर यदि E बराबर 2i कैप 3j कैप और -4 k कैप है और A बराबर -4 k मीटर स्क्वायर है तो वैद्युत फ्लक्स की गणना करें। वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर E इंटू A होता है, इन दोनों को बस गुणा कर देना है, डॉट प्रोडक्ट निकाल देना है, ठीक है। तो इस तरीके से इस तरह के सवाल जो होते हैं आपके पेपर में पूछे जाते हैं और ये जितने भी सवाल हमने लिखे हैं सारे पिछले 5 साल के पेपर में किसी न किसी साल पूछा गया है, या तो 1 नंबर में या तो 2 नंबर में, ठीक है। अब ये है लेसन नंबर 2 के इंपॉर्टेंट सवाल। समविभव पृष्ठ क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समविभव पृष्ठ जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। दूसरा विभव और विभवांतर की बीमा लिखे। तीसरा 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफेराडे धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के बारे में आपने पढ़ा है, उसके लिए जो फॉर्मूला है उसके रख के आप निकालेंगे। चौथा समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो सवाल है ये बिल्कुल 2 बार हो गया है, 1 नंबर और 4 नंबर दोनों सवाल एक ही हो जा रहे हैं, एक ही बार लिखिएगा इसको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 5वां है किसी समविभव पृष्ठ के 2 बिंदुओं के मध्य 800 माइक्रो कूलाम की गति कराने में कितना कार्य होगा। समविभव पृष्ठ जो होता है वहां पे चाहे जितने भी कूलाम के आवेशों को आप गति कराइए, जो वर्क डन होगा, कार्य होगा, वो हमेशा शून्य होता है, ठीक है। 6वां 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिखिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा किसे कहते हैं उसकी परिभाषा आपको लिखनी है। 7वां आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 8वां 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 इंटू 10 के पावर -5 कूलाम आवेश ले जाने में किए गए कार्य की गणना करें। और 9वां विभव प्रवणता को परिभाषित करें। 10वां संधारित्र किसे कहते हैं और इसकी धारिता क्या है। 10वां सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 9वां सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे सवालों के क्वेश्चन आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके जो 1 नंबर या 2 नंबर के सवाल होते हैं वो बिल्कुल छूटने वाले नहीं है, इन्हीं में से सारे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई और इन जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे गए हैं इन सारे के आंसर हमने जब चैप्टर को पढ़ाया है उस समय करवा दिया है, तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। वैसे आप कहीं से भी हेल्प लेके पढ़िए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। लेसन 1 और 2 के जो 5 नंबर वाले प्रश्न हैं उसके बारे में जानेंगे
और ये जरूरी नहीं है कि ये जो जितने भी क्वेश्चंस लिखे गए हैं ये सारे 5 नंबर में ही पूछे जाते हैं, कभी कभी इसको 3 नंबर में भी पूछ दिया जाता है। तो आप कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये जितने भी सवाल है न्यूमेरिकल तो जनरली 5 नंबर में ही पूछे जाते हैं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो जनरली ये जितने भी सवाल लिखे गए सब 5 नंबर वाले सवाल हैं और ये सारे सवाल लेसन नंबर 2 के हैं। और ये जितने भी सवाल लिखे गए हैं हर सवाल 2020 से लेकर 2024 के बीच से ही प्रश्न हैं। ये जितने भी सवाल लिखे गए हैं यानी ये जितने भी सवाल लिखे गए हैं सब 2020 से लेकर के 24 के बीच में पूछे गए सवाल है। और ये सारे सवाल 2020 से 2024 के बीच में 5 नंबर के ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आप इतने सवाल पढ़ लेते हैं और भी कई सारे सवाल हैं, आप 2024 से 2020 से 2024 के जो क्वेश्चन पेपर है उसको उठा के देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया भी मिल जाएगा। ये जितने भी सवाल हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इन सारे के सॉल्यूशन हमने किया हुआ है। जब हम लोग रिलेशन को पढ़ रहे थे उसमें हमने इन सारे सवालों को हल किया था और आप वहां से इसको देख सकते हैं। ना भी हो तो आप जिस बुक से जिस क्वेश्चन बैंक से पढ़ते हैं आप इससे भी पढ़ सकते हैं। पहला सवाल है आंशिक परावैद्युत पदार्थ से भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यदि संधारित्र को 100 माइक्रोकूलाम तक आवेशित किया जाए तथा संधारित्र के अंदर रखे गुटके का परावैद्युतांक 20 हो तो संधारित्र के अंदर रखे परावैद्युत गुटके पर उत्पन्न प्रेरित आवेश ज्ञात करें। ये 2023 का सवाल है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे चित्र बना हुआ है, ये सी है और ये 2C है। ठीक है, और यहाँ पे एक विभवांतर वोल्ट जोड़ दिया गया, बैटरी जोड़ दी गई है। सी तथा 2C धारिता वाले दो समांतर प्लेट संधारित्र चित्र अनुसार भी विभवांतर वाले बैटरी से जोड़े गए। यदि बैटरी हटा लिया जाए सी धारिता वाले संधारित्र की प्लेट के बीच पूर्ण रूप से के परावैद्युतांक पदार्थ भर दे तब ज्ञात करें संयोजन की कुल धारिता, संयोजन के बीच अंतिम विभवांतर, संयोजन की कुल संचित ऊर्जा। तीसरा सवाल है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत विभव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजन। यह सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह भी आंशिक रूप से परावैद्युत द्वारा भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित करें। और 4 माइक्रोकुलाम और -2 माइक्रोकुलाम आवेश वाले दो आवेश वायु में रखे हैं। इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान शून्य होगा। ये सवाल या इसके जैसे कोई दूसरा सवाल भी हो आपके पास आपके बुक में तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और इस तरह के सवाल लगभग हर साल पूछे जाते हैं। इस तरह के जो जितने भी सवाल है ना लगभग हर साल पूछे गए हैं। तो ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने में किए गए कार्य की गणना करें। 9वां सवाल है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विभव का सूत्र। ये 9 नंबर जो सवाल है ना बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जितने भी सवाल हैं अगर आप इतने सवाल कर लेते हैं तो आपको पेपर के 4 या 5 सवाल तो इसमें से मिल जाएंगे, क्योंकि जितने भी सवाल हैं पिछले 4 साल के पेपर से उठाकर लिखे गए हैं। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि इन सारे सवालों को आप अच्छे से पढ़ ले, इनका आंसर ढूंढ ले और ना भी हो तो जब ये सारे मतलब हो जाएंगे तो हम लोग इसका आंसर भी करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस के हम लोग आंसर भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये लेसन नंबर 2 के है। अब हम लोग लेसन नंबर 1 के पढ़ेंगे। पहले हालांकि 1 का पढ़ना था बाद में 2 का पढ़ना था, हमने पहले 2 का लिख दिया है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं आपके पेपर में आने वाले हैं। सारे सवाल इसी में से बनाए जाएंगे। आपको बार बार कहा जा रहा है कि पिछले 5 साल का पेपर उठाकर देखिए और अगर पिछले 5 साल का पेपर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 70 मार्क्स तो फिक्स हो जाते हैं। 70 में तो 65 प्लस तो फिक्स ही हो जाता। ठीक है, अब हम लोग लेसन 1 फिजिक्स के उन सवालों को देख लेते हैं जो एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे सवाल जो है
2020 से लेके 2024 के बीच जितने भी पेपर हुए हैं सब में किसी न किसी साल पूछा गया है, इसलिए ये सारे सवाल आपके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सवालों को देख लेते हैं जल्दी से। पहला है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये सवाल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा है, रेखीय आवेश घनत्व क्या है? गाउस के प्रमेय से एक समान आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। आप देखिएगा यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस लिखे गए हैं सबका सॉल्यूशन हमने करवाया हुआ है जब हमने इस लेसन को पढ़ाया था उस समय। ठीक है, तीसरा है, गाउस के नियम की सहायता से अनंत विस्तार के समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। चौथा, गाउस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करें। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके पेपर पे। फिर पांचवा है, गाउस के नियम की सहायता से एक समान आवेशित खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 3 केस में निकाली जाती है। आपको तीनों केस याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि केवल बाहर वाला ही पूछेगा या केवल पृष्ठ के गोले के अंदर वाला पूछेगा या फिर गोले पर पूछेगा, इसलिए आपको तीनों याद करना पड़ेगा। ठीक है, छठवां है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक। सातवां, 3 बिंदु आवेश एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित है, आवेश Q पर परिणामी बल का सूत्र लिखें। चित्र बना हुआ है, चित्र जो है एक त्रिभुज का है और यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। इसमें 3 आवेश इसके शीर्ष पे रखे गए हैं, +Q, -4Q और 2Q। तो जो Q आवेश है उस पर लगने वाले परिणामी बल के लिए व्यंजक बताना है आपको। आठवां सवाल है, 2 बिंदु आवेश 9 इलेक्ट्रॉन 9 कूलाम तथा एक 1 कूलाम जिसको कह सकते हैं, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इनके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। और 9वां सवाल है, सिद्ध करें कि किसी पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स पृष्ठ द्वारा आबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गाउस का नियम है ये, और यह सवाल जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से लेसन नंबर 1 और 2 में जितने भी क्वेश्चन हमने लिखे हैं सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जनरली 5 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, लेकिन हमने पहले कहा कि ये जरूरी नहीं है कि जो सवाल 5 नंबर में हर साल पूछा जा रहा है वो इस साल भी या अगले साल भी 5 नंबर में ही पूछा जाएगा। कभी कभी उसको 3 नंबर में भी कर दिया जाता है और 3 नंबर के सवालों को 5 नंबर में भी। तो ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, ये 3, 4 या 5 नंबर के सवाल है। ठीक है, तो इतने सारे सवालों को अगर आप कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, पूरा बुक नहीं पढ़ा है, तो ये जितने भी क्वेश्चंस लिखाए गए हैं इनको आप इत्मीनान से भी, टाइम है आपके पास, 2 महीने का टाइम है भरपूर आपके पास। आप 2 महीने में जितने भी क्वेश्चन हमने लिखा है अगर सारे को याद कर लेते हैं तो फिर आपको 65 और 70 के बीच में जो नंबर आएगा उसे कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो अब तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये जितने भी सवाल लिखे गए हैं उसको कम से कम पढ़ लीजिए, आप आराम से फिजिक्स में पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग दूसरे नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आएंगे और उनको भी सॉल्व करेंगे। इसी तरह से हम लोग बारी बारी करके सारे लेसन के जितने भी मतलब फिजिक्स के बुक में जितने भी लेसन है सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।